नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित इस कार्यक्रम में एक और नया विषय हम लेकर आए हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दे सकें। जब जाएं तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, जब कुछ बीमारियां बच्चों को हमें से मिल जाए और जिसके बारे में हमें पता भी ना हो, तब सोचिए कितना दुख होता है। अभी पिछले दिनों 8 मई को पूरी दुनिया में थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। बता दें कि इस बीमारी के बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में थैलेसीमिया मेजर बच्चों की सबसे बड़ी संख्या हमारे देश भारत में ही है। एक बात बताऊं आपको, बेशक आपको ये थोड़ी चौंकाने वाली बात लगे, वो ये है कि हमारे समाज में शादी से पहले कुंडली तो मिला ली जाती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कुंडली के साथ साथ वर वधू के ब्लड की भी जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए कि माँ बाप के द्वारा बच्चों में पहुंचने वाली ये रक्त विकार, जिनका असर बहुत घातक हो सकता है, उनको लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके, इस अभाव को कम किया जा सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को इस रक्त विकार के लक्षणों के बारे में जानना समझना चाहिए। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये बीमारी क्या है, जिसके परिवार में ये बीमारी है और जिसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें तो इसकी पीड़ा मालूम है, लेकिन बाकी लोग अनजान हैं। तो आज हम इसी विषय को आपके लिए लेकर आए हैं। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। विरासत से उपजी बीमारी थैलेसीमिया, कारण, लक्षण और बचाव। थैलेसीमिया पर आज हम बात करेंगे। यदि आप भी रक्त विकार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, थैलेसीमिया से जुड़ी कोई समस्या है या आप मां बनने की तैयारी कर रही हैं, तो हमें फ़ोन ज़रूर कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें आप, 1800-113060। दूसरा नंबर भी देख लें, 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं देश के 2 बड़े विशेषज्ञ। उनका हम स्वागत करते हैं। आप है प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र। आप ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल फरीदाबाद में बाल रोग विभाग के प्रमुख हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। और आप ख़ास तौर से हमें बताएंगे कि इस रोग को बच्चे में पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है और थैलेसीमिया पीड़ित के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं दिल्ली एम्स की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमारी जी, जो कि हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आप हमें जानकारी देंगे कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, ताकि जो बच्चा जीवन में आने वाला है, हमारे इस दुनिया में आँख खोलने वाला है, वो इन बीमारियों से मुक्त हो, स्वस्थ हो और एक स्वस्थ भविष्य को हम अपने देश के हवाले कर सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो आज का विषय है थैलेसीमिया, जागरूकता, लक्षण, सबसे पहले इससे जुड़े एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कहते हैं खून के रिश्ते बोलते हैं और माता पिता का ब्लड ग्रुप शिशु का ब्लड ग्रुप तय करता है। लेकिन खून के ही रिश्तों से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है थैलेसीमिया की। गौरतलब है कि मां के खून से शिशु के खून का संपर्क प्रसव के दौरान होता है। इसलिए यदि बात करें थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चे में आता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन्स होते हैं। शिशु को इसी जीन्स का एक भाग मां से और एक पिता से मिलता है। यदि बच्चे को दोनों के जीन्स ठीक मिलते हैं तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है, और यदि माता या पिता दोनों में से किसी एक को माइनर थैलेसीमिया है भी, तो भी बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने की कोई संभावना नहीं होती। ऐसा रोगी सामान्य जीवन जीता है और उसे कभी भी इस बात का आभास नहीं होता कि उसके खून में कोई दोष है। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों ही थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित हों, तो उनसे होने वाली संतान को थैलेसीमिया मेजर होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में रोगी का जीवन असामान्य हो जाता है और ग्रसित बच्चे को
इसी तरह यातना भरी जिंदगी से गुजरना पड़ता है। मरीज को डिस्पेरल नामक इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसे पूरा होने में 7 घंटे लगते हैं। साथ ही हर 3 सप्ताह में 1 बोतल खून देना भी जरूरी हो जाता है, जो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। भारत में हर वर्ष 7 से 10 हजार बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं। यह रोग न केवल रोगी के लिए कष्टदायक होता है, बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए कष्टों का सिलसिला लिए रहता है। इस रोग में शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। बता दें कि सामान्य रूप से जहां शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल खून की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन थैलेसीमिया के कारण इनकी उम्र सिमटकर मात्र 20 दिन के ही रह जाते हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि गर्भ में बच्चा ठहर जाने पर बच्चे के अंदर उचित मात्रा में यदि हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचता तो बच्चा थैलेसीमिया का शिकार हो सकता है। लेकिन गर्भस्थ शिशु के रक्त परीक्षण से यह जाना जा सकता है कि बच्चा मेजर है या माइनर। हालांकि थैलेसीमिया माइनर के कोई खास लक्षण तो नजर नहीं आते। हाँ, कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो सकता है, लेकिन थैलेसीमिया मेजर की स्थिति जन्म के 3 महीने बाद दिखने लगती है। जैसे बच्चों के नाखून और जीभ के पीला पड़ जाने से पीलिया यानी जॉन्डिस का भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चे के जबड़े और गालों में असमानता आ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और खून की कमी के साथ शरीर में आयरन की मात्रा भी घट जाती है। इससे शरीर की हड्डियों पर भी असर पड़ता है। बोन मैरो में डिसफंक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है, बॉडी पार्ट्स डीएक्टिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए जरूरी है शादी से पहले पति पत्नी के खून की जांच कराकर होने वाले बच्चे को इस अनुवांशिक रोग से बचाया जाए। आप भी इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बीमारी को रोक सकें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी संतान को जीवन भर दर्द से बचाने पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर राजेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, हम अपने बच्चों को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन जब थैलेसीमिया की बात होती है तो वो जागरूकता, वो डर, वो केयर, वो गंभीर होना, ये कहाँ चला जाता है? मतलब इसे हम किस तरीके से समझें? क्योंकि बच्चों को लेकर माँ बाप तो हमेशा ही सजग रहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन थैलेसीमिया को लेकर इतनी स्थिति खराब क्यों है? क्यों जागरूकता नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर हम बात करें तो जो बड़े शहर हैं या बड़े सिटीज़ हैं और बड़े अस्पताल हैं, जैसे कि टर्शियरी केयर सेंटर हम कहते हैं, तो उन सब जगह पे तो थैलेसीमिया की स्पेसिफिक जो जांच होती है वो उपलब्ध है। पर अगर वो पेशेंट गर्भावस्था में है, पीएससी पे है, सीएससी पे, छोटे लेवल पे है, तो वहाँ पे भी वो अपना एक सिंपल ब्लड काउंट करा सकती है, जिसमें कि हमें पता चल जाता है कि उसके शरीर में खून की कमी है या नहीं। जी। आगे वो पता करने के लिए कि खून की कमी का कारण क्या है, वो हायर लेवल पे जाके जो रेफरल सेंटर्स है उन पे एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, जो कि बहुत महंगा नहीं होता है। HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमें पता चल जाता है। और दिल्ली के तो जो बाकी अस्पताल हैं उनमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी होता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि जो गर्भावस्था स्त्री है वो कैरियर है या नहीं है। तो वो हम पता कर सकते हैं। अगर वो कैरियर है तो फिर हमें उनके हस्बैंड की भी, पति की भी जांच करनी पड़ती है। अगर पति भी कैरियर निकलता है, अगर उनकी भी है, तो फिर चांसेस होते हैं कि आगे जो बच्चे उसके होंगे उनमें 25% अगर हम कहें ऐसे, तो वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हो सकते हैं। 50% बच्चे कैरियर हो सकते हैं, 25% उनके नॉर्मल हो सकते हैं।
अब अगर उनका आ गया है दोनों हस्बैंड वाइफ का कि दोनों कैरियर हैं, तो उसके लिए फिर हमें फर्दर जेनेटिक काउंसलिंग है और आगे टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। जो कि 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक को तो हम कहेंगे इन्वेजिव टेस्ट, यानी कि बच्चे का जो 11 से 13 सप्ताह पे आवरण नाल जो होती है उससे या तो हम टिश्यू बायोप्सी लें, या 17 सप्ताह के आसपास बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस, वो कर सकते हैं। अगर पेशेंट जो है, गर्भवती महिलाएं कई बार घबरा जाती है कि नहीं हम ये नहीं कराना चाहते, तो और भी टेस्ट है, जिसमें कि मैटरनल ब्लड, माँ का ब्लड लिया जाता है और उसमें फीटल ब्लड का हम पार्ट लेके उसकी जांच करते हैं और उससे पता चल जाता है। पर वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन अगर इससे डाउट है तो उसे रूल आउट करने के लिए तो करना ही बेहतर इन्वेजिव रहेगा। जो है एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस दोनों हैं, इनकी कॉस्ट इतना नहीं है। पर कुछ पेशेंट घबरा जाते हैं कि नहीं फिर वो इंजेक्शन से लेंगे, मतलब समझाना थोड़ा सा, तो घबराहट में वो जी जी, तो ये उसका थोड़ा सा, अभी तो कॉस्ट काफी कम आ गया है उसका, जो शुरुआत हुई थी तो काफी कॉस्ट था उसका। लेकिन यहाँ पर पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि माता पिता की स्थिति क्या है, वो कैरियर है या नहीं, हम और अगर दोनों में से एक भी है तब भी आपको कराना ही चाहिए। नहीं, अगर एक ही है वो तो कैरियर है, फादर नॉर्मल है, तो ये तो वैसे भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो उसके लिए हमें इतनी चिंता करने की जरूरत। ठीक है। डॉक्टर जगदीश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए मुझे जो लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि माता पिता कैरियर है, मतलब उनके अपने जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं नज़र आएगा, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी कुछ प्रभाव उस तरीके से दिखाई नहीं देता है, वो सामान्य ही नज़र आता है। आगे चल करके इस तरह की समस्या पता चलती है कि माँ बाप क्योंकि कैरियर थे तो हमारा बच्चा जो है वो उसको थैलेसीमिया निकला है। क्या इसका ना पता लग पाना भी एक बहुत बड़ी वजह है कि सब कुछ बहुत सामान्य से लगता है, लेकिन जब वो समस्या विकराल हो जाती है तब पता चलता है कि दरअसल थैलेसीमिया की समस्या है ये? देखिए, जो माता पिता कैरियर होते हैं तो कैरियर अवस्था तो ऐसी है जिसमें कोई खास लक्षण नहीं होते हैं। हल्का सा अनीमिया होता है, और ख़ास तौर से माँ को जब वो प्रेग्नेंट होती है तो अनीमिया थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इनफैक्ट कई बार अगर माँ की टेस्ट पहले नहीं हुई है प्रेगनेंसी की बिल्कुल शुरुआत में, तो थोड़ा सा एडवांस होने के बाद 6-7 महीने की टाइम पर जब अनीमिया होता है तो पता चलता है कि ये मदर कैरियर है। उस अवस्था में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई जांच करके फिर अगर वो ये भी पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जी जी। तो दूसरी बात ये कि जो बच्चा पैदा होता है वो, जैसा आपने कहा कि बर्थ के टाइम पर वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो लगभग 6 महीने की उम्र से लेकर के उसमें खून की कमी के लक्षण आने लगते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और कमज़ोरी महसूस होती है, पीला पड़ने लगता है और हल्का सा बुखार जैसा रहता है, तो ये लक्षण आने शुरू होते हैं। और ये वो टाइम है जिस वक्त बच्चों में वैसे भी अगर डाइट ठीक नहीं है तो खून की कमी से भी, वो आयरन की कमी से भी खून कम होने लगता है। तो इस समय अगर डॉक्टर जिसके पास वो बच्चा ले जाया जाए, अगर वो बहुत जागरूक है तो बच्चे को एग्जामिन करके देख सकता है कि ये हम आयरन की कमी से जो खून है वो वाली बीमारी है या थैलेसीमिया टाइप का कोई रोग है। तो वो एग्जामिन करके उनको पता चल जाता है। जैसे अगर थैलेसीमिया है तो उसमें लिवर और स्प्लीन बढ़े हुए होते हैं, तो जांच करके, और बहुत सिंपल टेस्ट हैं उसके, जैसे HPLC डॉक्टर साहब ने बताया कैरियर के लिए, और डायग्नोसिस के लिए भी वही होता है, तो उससे पता चल जाता है। जी मैम, यहाँ पर ये भी एक जागरूकता की कमी नज़र आती है, जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये जांच से पता चल जाएगा। लेकिन ये थैलेसीमिया कौन सा है? क्या ऐसा वाला थैलेसीमिया है जिसे हम घातक कह रहे हैं, बहुत गंभीर कह रहे हैं, या फिर ये उस तरह का थैलेसीमिया है जिसमें आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, उसमें आपको किसी तरह का लाइफ थ्रेट नहीं है? तो इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो थैलेसीमिया का नाम सुनकर एकदम घबरा ना जाए। हमें यहाँ पर खौफ पैदा करने का बिल्कुल मकसद नहीं, हम सिर्फ आपको जागरूक करना चाहते हैं। तो इसको लेकर भी मुझे लगता है थोड़ी तस्वीर साफ होनी चाहिए। देखिए, जैसे सर अभी बात कर रहे थे, महिलाओं में अगर वो थैलेसीमिया माइनर की हैं और कैरियर है, वो अगर माइनर है कैरियर है, तो उनमें थोड़ा खून की कमी होती है कि वो ज़्यादा ऐसा उनको पता नहीं चलता। पर अगर हम रूटीन टेस्ट के लिए अगर जाते हैं तो उनका
ज़्यादातर उनका ब्लड जो हीमोग्लोबिन लेवल 8 से 9 के बीच में ही रहता है, इससे ऊपर नहीं पहुंचता है। और कुछ कम्युनिटीज़ हैं हमारे जो उन कम्युनिटीज़ में, और एक हमारा थैलेसीमिया बेल्ट है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान आसपास के एरिया जो है, एक पूरा एक थैलेसीमिया बेल्ट कहलाता है। तो इनमें होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अब अगर जैसे गांव में है, वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है हमें ये एजुकेशन पहुँचाना, पर हम पीएससी पे, सीएससी पे, जैसे अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो जागरूकता के लिए अभी 8 मई को उन्होंने एक कार्यक्रम भी किया था इसके ऊपर कि हर लेवल पे ये जागरूकता पहुँचे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर खून की कमी है, जी जी, तो वो अपना आगे फर्दर टेस्ट करा लें। क्योंकि अगर उनको खून की कमी का और कोई कारण नहीं लग रहा है, पर उनको थकान है, वीकनेस लगती है, गिडीनेस लगती है, थोड़ा सा रहता है, तो वो अपना एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, उसमें हीमोग्लोबिन हमें पता चल जाता है। तो फिर हम अपना आगे फर्दर टेस्ट करा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके जो थैलेसीमिया को डायग्नोज करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे मैनेज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे मैनेज करने की बात कही गई है, तो मैं इसके बारे में आगे और विस्तार से मैं जानूंगी, लेकिन जगदीश जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी, देखिए कि ये कॉमन जानकारी का अभाव कहें या फिर एक भ्रांति कहें, इसे क्या समझें, कि जब हम थैलेसीमिया तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते, थैलेसीमिया के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, और जब इस तरह के सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो हम सोचते हैं इसमें खून की कमी है, आयरन की कमी है, इसे एनीमिया से हम जोड़ करके देख लेते हैं। तो ये मतलब डिस्टिंक्टिव बिल्कुल क्या सिम्टम्स होते हैं जिसे हम समझें कि नहीं, ये आम अनीमिया नहीं है, ये खून की कमी नहीं है, ये कुछ और है जो कि ज़्यादा गंभीर हो सकता है? तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये थैलेसीमिया मेजर जो इसकी घातक वो होती फॉर्म होती है, तो वो पेशेंट्स जो हैं जनरली 6 महीने से लेकर के 2 साल की उम्र तक प्रेजेंट करते हैं। उनमें उस समय खून की कमी और उससे जुड़े लक्षण जैसे चिड़चिड़ा हो जाना, ग्रोथ रुक जाना और पीला दिखना, ये होते हैं। आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया में अगर हम बच्चे को एग्जामिन करेंगे तो उसमें जिगर और तिल्ली, लिवर और स्प्लीन बढ़े हुए नहीं होते हैं, जो कि अगर ये बढ़े हुए हैं किसी भी पेशेंट में जिसमें खून की कमी है, छोटे बच्चे में, तो उसमें थैलेसीमिया को सस्पेक्ट करना चाहिए और उसके लिए टेस्ट करना चाहिए। तो एक तो डॉक्टर्स में भी ये, जैसे पेरिफेरल एरियाज़ में हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी बताया, पेरिफेरल एरियाज़ में ये जागरूकता डॉक्टर्स में भी नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स भी अगर सुन रहे हैं इस बात को, तो वो भी ध्यान दें कि हर अनीमिया जो इस उम्र पे देखा जाता है, 6 महीने 8 महीने की उम्र पर, वो आयरन की कमी से नहीं होता। उस बच्चे को ध्यान से एग्जामिन करके उसके बाद में उसका ब्लड टेस्ट करा के ये पता करें कि उसका कारण क्या है। और अगर बिना जांच किए किसी भी वजह से दवाई शुरू भी कर दी है, तो 1-1.5 महीने में उस दवाई से असर आने लग जाता है। अगर दवाई का असर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई और कारण है और उसकी जांच करनी चाहिए। तो कई बार ये होता है, बड़े शहरों तक, हमारे पास तक मरीज तब पहुंचते हैं जब उनको 1-2 महीने दवाई मिल चुकी है और काफ़ी खून कम हो चुका है, उस वक्त आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी 1-2 बार खून उनको चढ़ाया जा चुका होता है, तब आते हैं, तो उस वक्त उनको डायग्नोज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कभी भी इस तरह का केस आए जिसमें खून काफ़ी कम हो रहा है, और पर्टिकुलरली अगर आपने आयरन का सिरप दिया, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो तुरंत जांच कराएं। ब्लड चढ़ाने से पहले तो ज़रूर जांच करा लें कि कहीं हम सर, जैसे आप खून कम होने के सिम्टम की बात करें कि अगर खून कम हो रहा है तो इस पर ज़रूर ध्यान दें, तो हम किस तरीके से समझें कि इस बच्चे में ये खून की कमी है? एक तो बहुत कॉमन होता है कि आप नेल्स का कलर देखते हैं, आँखों का कलर देखते हैं, स्किन के कलर से भी पता चल जाता है, नेल्स के कलर से। और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, भूख नहीं लगती उनको, खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ज़्यादा अनीमिया हो गया, ज़्यादा कमी हो गई तो बिल्कुल एक ही जगह जैसे बैठे होंगे, क्योंकि वो चलने फिरने के में ज़्यादा अपना नहीं, उनको ऊर्जा लगती है, क्षमता ऊर्जा नहीं रहती है, तो उस वजह से बिल्कुल इनएक्टिव भी हो जाते हैं। शुरू में चिड़चिड़ापन और भूख न लगना, थोड़ा हल्का सा बुखार रहना, ये लक्षण होते हैं। और सफ़ेद दिखना, जैसे पीला दिखने लगता है बच्चा, जैसे आपने कहा नेल्स और स्किन भी दिखने लगती है। तो
तो वो जो सर बुखार की आप बात करें तो क्या ये एक हल्का टेम्परेचर रहता है हमेशा, शरीर हल्का हल्का गुनगुना रहता है, या फिर ये हाई फीवर होता हाँ, हाई फीवर नहीं होता, हल्का बुखार होता है। ये इन्फेक्शंस में जैसे हाई फीवर होता है उस तरह का फीवर नहीं होता है। उतना मतलब 100-101 ये वाला फीवर नहीं होगा, थोड़ा सा 100 से नीचे ही जनरली इनमें बुखार रहता है। जी जी। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो आज हम थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो माँ बाप से ही बच्चों में आ सकती है, हालांकि माँ बाप को नहीं पता होता कि वही इसकी जड़ है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि जागरूक रहें, आप अपने ब्लड टेस्ट कराएं, आप ये जानने का ज़रूर प्रयास करें कि कहीं आप कैरियर तो नहीं, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। फिलहाल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो हम बात करेंगे कि अगर आप बच्चा प्लान करें या गर्भवती हैं तो उस वक्त किस तरह की जांचें आपको कराने की आवश्यकता है, या फिर जांचें कराकर आप इस चीज़ को बिल्कुल रूल आउट कर सकती हैं, क्योंकि अभी भी इसको लेकर उस तरह की जागरूकता नहीं है, या फिर कहें उतनी गंभीरता नहीं, लोग वहाँ उतनी दूर तक सोच नहीं पाते कि हमारे बच्चे को भी ऐसी कोई बीमारी मिल सकती है। तो इसके बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते हैं स्वस्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात करें थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, आपका जो होने वाला बच्चा है वो इस का कैरियर ना हो, या फिर वो मेजर ना बने, यानी उसे ज़्यादा घातक वाला थैलेसीमिया ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, इस पर आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर राजेश, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले कहा कि जो महिला गर्भवती है या बच्चे प्लान कर रही है तो क्या उसे भी ऐसा कोई टेस्ट करा लेना चाहिए? क्योंकि हम नॉर्मल जो ब्लड काउंट होते हैं, वो CBC ये सब तो कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, लेकिन थैलेसीमिया का भी क्या कोई टेस्ट होता है, या फिर ये जो रूटीन टेस्ट होते हैं इसमें ही संकेत मिल जाते हैं? देखिए, रूटीन टेस्ट तो सबसे पहले तो हमें जो रूटीन कराना है वो कंप्लीट ब्लड काउंट और हीमोग्राम कराना है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट बेसिकली, जो हमें बताता है कि एनीमिया है या नहीं है। अगर उसमें एनीमिया के आ रहे हैं और मरीज को और कोई कारण नहीं है एनीमिया का, उसकी डाइट प्रॉपर है, उसका सब कुछ प्रॉपर है, उसको हैवी ब्लीडिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उसका हीमोग्लोबिन 8 से 9 से ऊपर बढ़ता ही नहीं है, तब हमें संकेत देता है कि हम इसके लिए फर्दर टेस्ट करें। और जो कि अब ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स पे, जो गवर्नमेंट सेंटर है उन पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में बात करूँ तो पेरिफेरल स्मीयर, जो कि एक स्लाइड बनाई जाती है, उसमें RBCs को देखा जाता है, उनका एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, उससे हमें और लगता है कि हाँ ये प्रेजेंट। उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि 2 टेस्ट और हैं जो कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और HPLC है। इनसे भी हम आगे पता कर सकते हैं कि उसको है या नहीं है जी थैलेसीमिया। जी बिल्कुल। सर, कुछ आप भी कहना चाहते हैं? जी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जैसे जो हम लोग CBC करवाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसमें ही कुछ संकेत मिल जाते हैं। तो एक तो अनीमिया, माइल्ड अनीमिया जैसे अगर है 8-9, और अगर पेरिफेरल स्मीयर में कुछ मिल जाता है। इसके अलावा 2-3 पैरामीटर हम और देख सकते हैं, जैसे उसमें जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर पे आजकल रिपोर्ट मिलती है, सबने देखा होगा, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें एक रेड सेल काउंट होता है, उसको देख करके पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है थोड़ा सा, एक संकेत है ये भी। रेड सेल काउंट अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है और MCV कम है और
जी जी तो जी इससे भी संकेत मिल जाता है और फिर HPLC करके कंफर्म किया जा जी। सकता है कि उसको बीटा थैलेसीमिया। ठीक है मैम, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी ये जो थैलेसीमिया के बारे में, और मैं माइनर और जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे किस तरह के थैलेसीमिया होते हैं, इस पर मैं और विस्तार से आपसे बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं जो हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, उनके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि एक तो ये कि आप कैरियर हैं, यानी आप में कोई सिम्टम नहीं है, आप कैरियर है, और ये कई बार आपको पता भी नहीं चलता। आपके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों में अगर नहीं आया तो किसी को नहीं पता होता कि आप कैरियर थे, या फिर बच्चों में ये नहीं आया। वो तब से गंभीर समस्या होती है जब इसके बच्चों में सिम्टम दिखाई देते हैं। लेकिन जिस महिला को मान लीजिए मेजर है थैलेसीमिया और उसे ब्लड भी देने की आवश्यकता होती है, तो क्या वो महिला भी माँ बन सकती है? क्या उसके लिए और आने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित है कि वो इस तरफ कदम बढ़ाए? देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये एक बहुत ही मतलब नाजुक स्थिति होती है जी, क्योंकि वो खुद थैलेसीमिया मेजर है। तो थैलेसीमिया मेजर के कारण वो उस उम्र तक पहुंच गई है, जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे, वो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के साथ पहुंची है। और जो उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और साथ में इनको और भी बहुत सारी बीमारी, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी वगैरह जो होती है, तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन महिलाओं में और भी चीज़ें जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरायडिज्म, पैराथायराइड की कमी, और दूसरा इनफर्टिलिटी कॉमन होता है, इनमें काफ़ी कॉमन होता है। अब थैलेसीमिया मेजर अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि काफ़ी जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उसकी बॉडी को उस टाइम पे, वो बच्चे पे भी इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। जी जी, लेकिन मतलब काफ़ी इसके साथ मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा, उस प्रेगनेंसी को काफ़ी मैनेज करनी पड़ती है। टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, या जैसे हम कहेंगे सुपर स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे उसको शुरू से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट्स में मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अलग दवाइयाँ जो दी जा रही हैं, फिर प्रेगनेंसी में हमें वो देखनी पड़ती हैं कि वो दवाइयाँ हम कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सब हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नोन केस ऑफ थैलेसीमिया मेजर है और उसकी शादी हो गई है, तो उसे शुरू से प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग से लेके ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ हमारे पास ये ईमेल भी आए हैं सर, हम ईमेल भी ले लेते हैं। अजय सिंह है अयोध्या से, इन्होंने सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि इनकी 10 साल की बेटी है, उसका वज़न भी कम है और 10 और 5 ग्राम से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। इन्होंने HPLC भी कराया है, आयरन प्रोफाइल भी करा लिया, इसकी जांच भी कराई है, और डॉक्टर ने माइनर थैलेसीमिया की आशंका जताई है। अब कौन सा टेस्ट इन्हें कराना चाहिए सर? देखिए, इनके जो टेस्ट इन्होंने बताया, अगर थैलेसीमिया माइनर बताया है तो थैलेसीमिया माइनर में भी आयरन की कमी हो सकती है, और उसको आयरन के टेस्ट में अगर रिजल्ट इनके पास हैं तो किसी भी डॉक्टर से वो चेक करवा सकते हैं कि साथ में और कारण क्या है। अगर थैलेसीमिया माइनर में एसोसिएटेड आयरन की कमी है तो उसका इलाज हो जाएगा, और इसके अलावा हो सकता है कोई और कारण हो जिनके लिए इन्वेस्टिगेट करना होगा। थैलेसीमिया माइनर से ही माइल्ड एनीमिया हो सकता है, जैसा हम लोग शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीवियर एनीमिया, अगर कितना इन्होंने 10 बताया कि 10 और 5 ग्राम से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ 10 रहा। और 5 ग्राम तो रेंज मतलब नहीं 10 होता तो है, ठीक है। 10.5 अगर हम माने हाँ। वो तो मान सकते हैं, और 5 तक खाली बीटा थैलेसीमिया ट्रेट की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं जाता है, उसके लिए कोई और कारण होगा जिसके लिए इनको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। जी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक हैं दीप्ति सेठी हैं चंडीगढ़ से, इन्होंने हमें ईमेल भेजा है और ये कहती है कि इन्हें स्पाइन की TB है जिसकी दवा चल रही है, 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ दिनों पहले उन्हें पता चला है कि वो गर्भवती हैं, तो क्या ये इनके लिए और इनके बच्चे के लिए सेफ रहेगा? हाँ, अगर वो स्पाइन TB की ट्रीटमेंट ले रही हैं और 9 महीने हो गए हैं और अब उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो वो आगे अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, कंसीव कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई सावधानी नहीं बरतने की आवश्यकता है? सावधानी तो देखिए, स्पाइन TB का तो सीधा सा है कि उनको जो क्रोनिक पेन है और ये सब तो रहेगा ही, तो उनको पूरा एक टीम के साथ उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि
फिजिशियन का भी रोल होगा जो उनको एटीटी दे रहे हैं, अभी एटीटी का कितना टाइम उनको हो गया है, कौन सी टाइप की वो ड्रग्स ले रही हैं, इन सब का रोल भी होता है। जी जी। तो प्रेगनेंसी से पहले उन्हें अपने फिजिशियन के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी कि कौन सी वो दवाइयाँ ले रही हैं, उनमें से कोई ऐसी दवाई तो नहीं जो है बच्चे पर असर जिसका कि बच्चे पे असर डाले या कोई साइड इफेक्ट हो। बिल्कुल। तो और वो अच्छी बात है कि वो काफी जागरूक भी हैं, अगर वो हाँ, अभी से क्योंकि वो सोच बता रही रही है है इसके कि बारे स्पाइन में। टीबी है जी। और ट्रीटमेंट पे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर जगदीश जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि वो कौन सी स्थिति होती है, क्योंकि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया या फिर सिर्फ आप कैरियर हैं, आप में उस तरह के सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कौन सी स्थिति हो जाती है जब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, यानी खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और ये बार बार करनी पड़ती है? ये किस स्टेज पे होता है? क्या बच्चा जैसे ही 6-7 महीने 2-2.5 साल का होता है उसी के साथ ही ये समस्या इतनी बढ़ जाती है और ये ब्लड आपको चढ़ाना पड़ता है, या फिर ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ये जब हम डायग्नोस करते हैं 6-8 महीने की उम्र पर, अगर हमने उस समय थैलेसीमिया डायग्नोस किया है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये थैलेसीमिया मेजर होगा और इसको लगातार खून चढ़ाने का ट्रीटमेंट जो है वो देना आवश्यक है। लेकिन जब बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र पर प्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए 2-2.5 साल की उम्र पर अगर इसमें थैलेसीमिया के लक्षण आए, तो उस वक्त ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि थैलेसीमिया मेजर है या कुछ और टाइप है थैलेसीमिया का। तो इसमें जैसे हम दो बात कर रहे हैं, थैलेसीमिया मेजर और माइनर, इसके बीच में एक और टर्म होता है इंटरमीडिएट, जो इसके बीच की अवस्था होती है, जो ना तो मेजर जितनी गंभीर है और ना माइनर जितनी एसिम्प्टोमेटिक है। तो उसमें खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन साल में 1-2 बार या इससे भी कम, और हो सकता है 2-3 बार भी देना पड़ जाए कभी कभी। तो अगर थैलेसीमिया मेजर हमने डायग्नोस किया है तो उसको ये खून चढ़ाने की जो ट्रीटमेंट है वो शुरू से ही करना पड़ता है, चाहे वो बच्चा 6 महीने की उम्र पर डायग्नोज हुआ है या 1.5 साल की उम्र पर डायग्नोज हुआ है या 2 साल की उम्र पर डायग्नोज हुआ। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसमें आयरन ज़्यादा जमा होता जाता है ब्लड देने के साथ साथ, तो उसको रिमूव करने के लिए अलग दवाइयाँ उसको देनी होती हैं। यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी हम ये डायग्नोज करते हैं कि थैलेसीमिया मेजर है बच्चे को, तो फैमिली को हम ये ज़रूर बताते हैं कि आजकल इसका एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देता है, ऐसा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। हालांकि वो सब लोग करवा नहीं सकते और उसमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी है आजकल देश में, लेकिन प्रयास ऐसे बहुत किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हैं और उनको कोई बोन मैरो डोनर उनकी फैमिली में कोई अवेलेबल है, तो आराम से उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सके। उनको कम से कम पैसे की वजह से ये दिक्कत ना आए कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। जी जी। तो ये ऑप्शन हम फैमिली को बताते हैं। और अगर इस तरह की जब तक ट्रांसप्लांट की तैयारी होती है या ट्रांसप्लांट संभव नहीं है, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन कीलेशन, जो हम दवाइयाँ कहते हैं आयरन निकालने के लिए, वो देने का इलाज करते हैं। जी सर, एक सवाल और है हमारे पास, ईमेल सवाल है, ये निशा सिन्हा है पटना से, और ये जानना चाहती हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इन्होंने लिखा हुआ है सवाल। ओके, एप्लास्टिक एनीमिया एक खून की बीमारी है जिसमें खून बनना बंद हो जाता है। हमारा खून बनता है शरीर में, बोन मैरो के अंदर, हड्डियों में। थैलेसीमिया में ऐसा होता है, अभी जैसे हमने उस क्लिपिंग में देखा कि जो खून बनता है वो जल्दी जल्दी टूटता है, लेकिन यहाँ एप्लास्टिक एनीमिया में ऐसा होता है कि खून बनना ही बंद हो जाता है। तो इसमें और खून के जो तीनों कण होते हैं, लाल कण जो रेड सेल्स हैं या हमारे WBCs और प्लेटलेट्स, ये तीनों ही कम हो जाते हैं। तो जैसे थैलेसीमिया में होगा कि सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है, उसकी TLC और प्लेटलेट काउंट ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में तीनों चीज़ें ही कम होती हैं। उसका एक अलग ही तरह का वो अलग ट्रीटमेंट रहता है। जी, एक ईमेल और आया मैम, ये प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है, और आभा सिंह कुशवाहा हैं रांची से, इन्होंने सवाल भेजा है ये, और ये कह रहे हैं कि ये 9 महीने की गर्भवती हैं और डॉक्टर ने एक डेट दी है डिलीवरी की, लेकिन उनको उससे पहले ही दर्द महसूस हो रहा है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? मतलब डेट जो डिलीवरी की दी है उससे पहले ही उन्हें दर्द होना शुरू हो गया है। देखिए, डिलीवरी की डेट के हम 15 दिन पीछे और आगे पीरियड शुरू हो पेन शुरू हो सकता है। जैसे 38 वीक है, काफ़ी लोगों को 36 to 38 वीक पे पेन शुरू हो सकता है। और अगर उनको लूज स्टूल भी हो रहे हैं साथ में और फिर पेन हो रहा है, तो ये कोई इन्फेक्टिव कॉज भी हो सकता है इसमें,
कि उनको कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम में अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है। तो इस समय लेकिन इनका खुद भी कहना है कि 9 महीने तो हो ही गए हैं। हो गए हैं, हाँ, हो गए, तो 9 वो महीने पूरा का टाइम है, और इस टाइम पे अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लूज स्टूल हो रहे हैं, शरीर में कमी हो रही है, तो बच्चा तो माँ से ही सारा पोषण ले रहा है ना, तो उनको तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल या जहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है वहाँ उन्हें तुरंत जाके सलाह लेनी चाहिए और अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलिए सर, मैम एक बार फिर से हम थैलेसीमिया पर लौटते हैं, और हम आमतौर पर बात यही करते हैं, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि कुंडली मिलाने पर बहुत जोर रहता है हमारे, कि कुंडली मिला लें, गुण कितने मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ये बीमारी है और जिस तरह के जो खून से जुड़े हुए विकार हैं उनको हम देखते हैं, उनमें नंबर जैसे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी ब्लड रिपोर्ट भी जांच करवाएं और उसको भी मैच करा ले। तो ये मुझे लगता है थोड़ा इसको हम हल्के में ना लेकर के सिर्फ हंसने और बात करने की बात ना रख के इसे गंभीरता से भी लेना चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी जितने भी बड़े अस्पताल हैं सब में जेनेटिक काउंसलिंग एंड प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पे आप जाके अपने डॉक्टर से जो काउंसलिंग के लिए बैठे हैं उनसे आप खुल के बात कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई आनुवंशिक बीमारी है जिसका कि आपको आगे जाके बच्चे पे इफ़ेक्ट होगा, तो कब प्रेग्नेंट होना है, प्रेगनेंसी के टाइम क्या जांचें करानी हैं जो ज़रूरी हैं उनके बच्चे के लिए, और फिर कब प्लान करना है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसमें और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया है और हमारा जैसे इंडिया में भी एक पूरा बेल्ट है, तो ये तो अब सरकार ने एक टेस्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया है जी कि ये कराना ही है। अच्छा। और सर एक RH जो टेस्ट कहा जाता है, RH फैक्टर कुछ, वो क्या होता है, मतलब इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। RH फैक्टर एक्चुअली एक ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, जैसे आपने RH के साथ साथ ये सुना होगा कि ABO का भी होता है, B जी जी RH पॉजिटिव निगेटिव, तो वो एक ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है। उसमें ये दो कॉमनली जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें ब्लड ग्रुप के लिए, उसमें एक तो ABO ग्रुप देखा जाता है और एक RH देखा जाता है। RH को सिर्फ हम ये लिख देते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो B पॉजिटिव B नेगेटिव इस तरह से कहा जाता तो है। इसका मतलब कोई थैलेसीमिया से कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी, मतलब ये सिर्फ एक तरह का टेस्ट है, इसमें आप वो एक जानकारी, हमारा ब्लड ग्रुप, जैसे कि वो ब्लड देना है उसके लिए जानना जरूरी है कि इसको किस ब्लड ग्रुप का ब्लड देना है। जी जी। डॉक्टर राजेश, मैं जानना चाहूँगी, देखिए ये तो बात हुई, हमने मेडिकल टर्म्स में बात की कि बीमारी क्या है, कैसे बीमारी आती है, कौन कौन सी जांचें होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी एक बीमारी होती है उसके साथ बहुत सारी सोशल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, और चाहे वो सबसे पहले छोटी यूनिट तो आपका परिवार ही है, उसे भी सेंसिटाइज करने की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि जब एक घर में मरीज़ होता है तो उसका प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। और थैलेसीमिया जैसी बीमारी, जब मेजर थैलेसीमिया, जब आपको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता रहती है समय समय पर, तो उसमें पेशेंस यानी एक संयम और अपना आपा बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है, एक सकारात्मक सोच भी चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी चेन है। आशा वर्कर हैं, ANMs हैं, और जो शहर में, अगर बड़े शहर में रह रहे हैं तो डॉक्टर्स हैं, काउंसलर हैं, बहुत हैं हमारे पास। जो आशा वर्कर और ANM हैं वो घर घर में जाके मिलती हैं, हर एक को बताती हैं, काउंसलिंग करती हैं कि अगर खून की कमी है तो हमें आगे जांच करा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसका कोई और कारण होगा या कुछ और फर्क पड़ेगा। तो ये जो चेन हमारे हिंदुस्तान में है पूरी, कि हर सिस्टम पे हमने एक रखा हुआ है, तो उसमें उन लोगों का, शहर में अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ तो एक पूरा एक टीम होती है, जी जी, जिसके साथ हम परिवार के साथ बैठ के हम बात करते हैं और सबको समझाते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जी। पर अगर हम छोटे शहर में हैं तो वहाँ पे भी हमारी आशा वर्कर, ANMs हैं, इनकी ट्रेनिंग होती रहती है। इनको हम ट्रेन करते हैं कि आपको कैसे जाके बात करनी है, कैसे उनके लक्षण देखने हैं, और आपको लग रहे हैं कि लक्षण ठीक नहीं है तो उनके परिवार को आपको समझाना है कि इनको हम अब हायर सेंटर पे ले जाके दिखाएं। और अब तो काफ़ी जागरूकता है हमारे, जैसे हम अपने क्लिनिक में देखें तो काफ़ी पेशेंट्स अपने आप ही अब हमारे पास पहुंचते हैं, और या तो हस्बैंड के साथ या मदर इन लॉ के, सास के साथ या ननद के साथ या अपनी बहन के साथ आते हैं वो बाकायदा कि हमें इस चीज़ का
पता चला है जी। और हमें आगे अपने बच्चे के इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि जागरूकता आ रही है समाज में, जो प्रयास किए जा रहे हों उनका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, और उसी तरह उसी रास्ते पर या फिर उसी दिशा में हमारा भी एक कदम है कि हम आपको जागरूक कर सकें, बता सकें। किसी भी बीमारी को जानना समझना इसलिए भी आवश्यक है ताकि आप उसी के अनुरूप उसे मैनेज कर सकें, उसका इलाज करा सकें, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार बहुत देर हो जाती है और ऐसा हमारे दर्शकों के साथ ना हो, यही हमारी कामना, ये हमारा प्रयास भी है। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया है उसे अगर खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसका कुछ विशेष तरह का डाइट होना चाहिए, क्या खान पान में कुछ अलग बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ क्या वो एक सामान्य व्यक्ति जितनी ज़िंदगी जी सकता है, क्या उसे मैनेज करते हुए एक बेहतर जीवन जी सकता है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आपने ब्रेक से पहले जानी, लेकिन जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि अब हम जानेंगे कि अगर थैलेसीमिया, चलिए मान लेते, भगवान न करे किसी को अगर है भी, तो उसके बाद हमें क्या करना है, कैसे इसे मैनेज करना, ये हमने जाना। लेकिन क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, क्या कुछ अलग तरह की होनी चाहिए, क्या आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप थैलेसीमिया के साथ गर्भवती होती हैं उस वक्त क्या करना है, इस पर भी मैं थोड़ा और विस्तार से जानूंगी। तो डॉक्टर जगदीश, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि क्या अगर थैलेसीमिया है तो डाइट हमें कोई विशेष तरह का रखना चाहिए, आयरन रिच होना चाहिए, क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो इससे पहले कि मैं आपकी डाइट का प्रश्न लूँ, इसके जो ट्रीटमेंट में प्रगति हुई है उसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। जब हम किसी भी थैलेसीमिया मेजर पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करते हैं और उसके बाद में समय आने पर उसमें आयरन निकालने की दवाइयाँ देना शुरू करते हैं, तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है वो आगे चल के काफ़ी लाभदायक होता है अगर डॉक्टर की बताई हुई राय से इलाज कराया गया है तो। और हमने देखा है कि आज वो बच्चे जो सन 1980 और 1982 के पैदाइश हैं, उस समय थैलेसीमिया डायग्नोज हुए, मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि वो आज 40-42 साल के हैं। उनमें बहुत लोग पढ़े लिखे भी हैं, कोई लॉयर है, कई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी हमारे कुछ पेशेंट्स जो हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स वो मेडिकल एजुकेशन पा रहे हैं। तो वो अपना और काफ़ी प्रोफेशनल भी हैं, अपने खुद काम कर रहे हैं या वो नौकरी भी कर रहे हैं, काफ़ी उनमें से मैरिड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो गंभीर बीमारी है लेकिन इलाज से काफ़ी कुछ संभव है, उसको ठीक लाया जा सकता है और एक नॉर्मल जीवन जिया जा सकता है। और अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो उससे तो क्योरेटिव ट्रीटमेंट ही है वो, तो बिल्कुल बीमारी जड़ से ही समाप्त हो जाती है। सर, अब वही खान पान कैसा होना चाहिए और आपका लाइफस्टाइल, जो चूंकि इसमें लाइफस्टाइल की बात ज़्यादा ज़रूरी है, खान पान पे एक शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि इसमें हम बार बार बच्चे को खून चढ़ा रहे हैं, तो खून के अंदर एक 200 मिलीग्राम आयरन बच्चे के शरीर में जाता है और वो अगर हम निकालें नहीं तो वो शरीर के और भागों में जमा होकर के उसके ऑर्गन्स को खराब करता है। तो आयरन रिच फूड तो नहीं देना है। और आयरन सप्लीमेंटेशन की भी कोई जगह नहीं है इस बीमारी में, बल्कि हम जैसे बात करें आयरन निकालना ही होता है। तो उसके लिए हम दवाई देते हैं और वो दवाइयाँ काफ़ी आजकल दिन में एक बार खाने वाली गोलियाँ भी आ गई हैं। जो शुरू में हमारी जो फिल्म बता रही थी डेस्पेरोल इंजेक्शन देना पड़ता है, सिर्फ वही नहीं, 2 और दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। तो उससे ये होता है। और जहाँ तक लाइफ स्टाइल की बात है तो इसमें बच्चे का हीमोग्लोबिन हम लोग नॉर्मल के आसपास रखते हैं ब्लड चढ़ाने से। जैसे करीब 10 के आसपास जब हीमोग्लोबिन होता है, 9, 9.5, 10, उस समय हम ब्लड चढ़ा देते हैं। इतना कि 3-4 हफ्ते तक उसका ब्लड फिर
दोबारा गिरेगा तो 3 हफ्ते के बाद ही वो 10 तक ही पहुंचे, इसके नीचे नहीं जी, जाए। जी। तो इस हालत में वो नॉर्मली स्कूल जा सकता है, नॉर्मली पढ़ सकता है, नॉर्मली सब एक्टिविटीज कर जी, सकता सर, मैं है, यहाँ और पर- वो फिजिकली एक्टिव रहना जी, उसका बहुत जरूरी जी है। सर, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए जब हम बात कहते हैं कि खून चढ़ाना पड़ता है जी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, जैसे आप बताएं, तो ये सुन के ना बड़ा ये लगता है कि क्या बार बार वही पूरा प्रोसेस होगा कि जैसे हम देखते हैं कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो इसके लिए क्या कोई परमानेंट कुछ उस तरीके से होता है कि आसानी रहे बार बार ब्लड चढ़ाना? देखिए, जहाँ पे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली के सब बड़े अस्पतालों में ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं, एम्स में तो शायद शाम रात 10 बजे तक वो ब्लड चढ़ाते हैं, क्योंकि ये जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट अब जॉब भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो बड़ी क्लासेस वाले भी हैं, तो उनको हम 9 से 4 के बीच में बुलाएंगे तो स्कूल मिस करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेट आवर्स में भी हम ब्लड चढ़ाने का इनको वो देते हैं कि वहाँ तब उस समय आकर के ब्लड लगवा लें। और इनकी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पताल तो आना ही होगा, और जो इतना अरेंजमेंट किया जाता है कि ब्लड बैंक में उनका नाम पहले से लिखवाया हुआ होता है, ताकि ब्लड सैंपल लिया और तुरंत भेज दिया, ब्लड आया और 2-3 घंटे में चढ़ा के उसको 5-6 घंटे में फ्री कर के भेज दिया। ये दिक्कत वाला काम तो है, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है सिवाय ट्रांसप्लांट के। या तो ट्रांसप्लांट हो, ट्रांसप्लांट संभव नहीं है तो फिर इस तरह का इलाज करवाना ही है। लेकिन ये देखना जरूरी है सकारात्मक सोच से, लेकिन हमारी सुविधा इतनी है, ये अच्छी बात है। नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और जैसा मैंने बताया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग प्रोफेशन, MBA, बहुत कुछ किया हुआ है लोगों ने, और वो अपने नौकरी कर रहे हैं, बल्कि लोगों ने एम्प्लॉय किए हुए हैं लोगों को। तो इस हालत तक पहुंच गए हैं थैलेसीमिया के लोग। सर, ये तो बात हुई थैलेसीमिया की, तो मैं एक यहाँ पर एक बड़े उसमें आयाम में जानना चाहूँगी कि खून की कमी तो हम देखते हैं कि हमारे देश की ये बड़ी समस्या, कुपोषण, हम उससे जूझ रहे हैं। उसमें खून की कमी होना, एनीमिया होना बच्चों में और महिलाओं की एक समस्या है। तो इसको लेकर के भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि ये बीमारी से इतर आप हेल्दी रहें, आप में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर हम पब्लिक हेल्थ लेवल पर देखें तो हमारे देश में करीब 40% या उससे ज़्यादा अलग अलग एज ग्रुप में, जैसे ख़ास तौर से 5 साल से छोटे बच्चे और जो 15 साल से लेकर के 45 साल की स्त्रियां, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होते हैं एनीमिया के लिए। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इनमें आयरन की कमी सबसे बड़ा कारण है। लगभग 50% से ज़्यादा केसेस में आयरन की कमी ही कारण होती है, और उसके लिए हमारे देश में बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसको नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कहा जाता है, और अनीमिया मुक्त भारत, ये मोदी जी का जो नया प्रोग्राम है, उसमें जी 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 6 महीने की उम्र से लेकर के ये प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। अनीमिया नहीं भी है तब भी उसको आयरन स्कूलों में भी दिया जाएगा। जाता है। तो स्कूल, ये जैसे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो घर घर जाकर के वो देते हैं, या आंगनवाड़ी में बच्चों को बुला के देते हैं। और स्कूलों में भी ये कार्यक्रम चलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी जो भी एंटीनेटल प्रोग्राम है, वहाँ पे ये उनको गोलियां दी जाती हैं, आंगनवाड़ी में भी। तो ये प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें जो भी दर्शक सुन रहे हो, मैं ये आग्रह करूंगा कि जो उनको दवाई दी जाती है वो जरूर लें। ऐसा नहीं है कि उनको दवाई दी उतना ही काफ़ी है, दवाई उनके शरीर में जाना जरूरी है। जी। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, क्योंकि थैलेसीमिया पर हम बात करें तो मैं फिर उस पर लौटूंगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर गर्भवती महिला है और वो थैलेसीमिया कैरियर है, तो सबसे पहले तो हस्बैंड की जांच करानी बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा पहले बता हाँ, चुके आप। अगर हस्बैंड नॉर्मल है तो ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, पर अगर हस्बैंड भी कैरियर है, मतलब उन दोनों के खून की जांच होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप और ये थैलेसीमिया वाला कैरियर का। अगर नहीं है तो वो नॉर्मल कंटिन्यू प्रेगनेंसी कर सकती है, पर अगर दोनों कैरियर हैं तो फिर हमें जेनेटिक काउंसलिंग, जिसमें कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आवन लाल से होते हैं, बच्चे के चारों तरफ पानी जो होता है एमनियोसेंटेसिस उससे होते हैं, मदर का ब्लड लेके भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि फीटल ब्लड सेल्स होते हैं, उनसे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा कैरियर है या ग्रस्त है, थैलेसीमिया मेजर है। क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी, अब ये भी एक इशू हो जाता है कि उनको अगर पता चलता है कि बच्चा मेरा, जो मेरे पेट में बच्चा पनप रहा है, वो थैलेसीमिया मेजर है, तो उनको फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। उसका स्ट्रेस भी मैनेज करना हाँ, पड़ता है। वो हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है।
तो उसमें एक टीम वर्क का काम आता है। फिर हम वहाँ पे अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। हम तो होते ही हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, साथ में हमारे पास हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। सारी एक टीम उनको समझाती है कि कैसे हम आपकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपका बच्चा जब पैदा होगा तो उसको हम आगे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी जी। पहले ये संभव नहीं था, क्योंकि पुराने जमाने में होता था कि बस पता ही चल जाता था, तो लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं पता चलता था। हाँ, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। और उस तरह की मेडिकल पर- फैसिलिटीज हाँ, भी अब हैं। तो अब तो हर जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी है, ड्रग फैसिलिटी है, और इन बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इनके लिए एजुकेशन, इनके लिए बिहेवियर प्रोग्राम, सब कुछ होता है। तो उससे काफी मतलब पूरा एक help मिल- इकोसिस्टम इसको लेकर लेके develop बनाया हुआ। गया जी, है जी, पूरा। जी जी। साथ ही मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये तो बात हुई इस पूरी बीमारी को लेकर, और बच्चों में अब जब ये थैलेसीमिया मेजर की बात होती है तो क्या इसमें जो बच्चियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा आशंका रहती है, या फिर क्या क्या जेंडर से भी जुड़ा हुआ कुछ होता है? और अगर हम बच्चियों की बात करें तो क्योंकि महिलाएं तो वैसे भी हम जानते हैं कि खून की थोड़ी कमी रहती है और हर महीने और काफ़ी ब्लड भी जाता है, तो उसका भी क्या प्रभाव रहता है इसमें? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो बीमारी है ये उभरेगी तभी, मेजर में तभी कन्वर्ट होगी जब माँ बाप दोनों में ही चांसेस होते हैं। उसमें भी 25% बच्चों में मेजर के चांसेस होते हैं। लक्षण जैसे सर ने पहले ही बताया कि छोटा बच्चा जब होता है 6 महीने से, जब बच्चे का खान पान हम शुरू करते हैं तो उसमें क्योंकि खून की कमी शुरू हो जाती है, बच्चा लेथार्जिक होता है, बच्चा खेल नहीं पाता है, उसका सोशल कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है। तब अगर हम देखें तो और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सफ़ेद, जैसे बच्चे को खून की कमी तो सफ़ेद पड़ रहा है बच्चा, जॉन्डिस भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हमें, अगर उसी टाइम हम जागरूक लेके उसको, बच्चे को अगर डॉक्टर के पास ले जाएं, दिखाएं, तो हम उसका इलाज आगे उसके बाकी टेस्ट वगैरह करा के संभव हो सकता है। जी जी। डॉक्टर जगदीश जी, मैं आपसे अब यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्या जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में बच्चों में कि विटामिन डी की भी काफ़ी कमी होती है, और एक सप्लीमेंट की तरह जैसे बच्चे पैदा होते हैं वो शुरू कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। इसी तरीके से बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं और हमें लगता है कि उनमें एनीमिया है या फिर खून की कमी दिखाई दे रही, तो क्या जो इसका ब्लड आयरन का सप्लीमेंट भी बच्चों को क्या देना चाहिए? क्या ये कई बार माता पिता अपने आप से भी शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सही रहता है? क्योंकि आपने बताया कि इसमें आयरन डिपोजिशन भी हो जाता है और जिसे निकालना भी ज़रूरी रहता है। ये थैलेसीमिया नहीं, ऐसे जनरल में जानना चाहते हैं। जनरल बच्चों में जैसे मैंने बताया, अनीमिया, ये जो अनीमिया का कंट्रोल प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है, जिसको अनीमिया मुक्त भारत अभी नया नाम दिया गया है, तो उसमें 6 महीने की उम्र से लेकर के ये आयरन प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है, और वो देनी ही चाहिए। और ये जैसे अस्पतालों में भी एडवाइस करते हैं, वैक्सीनेशन के टाइम पे आते हैं बच्चे तो एडवाइस करते हैं, या आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं वो एडवाइस करते हैं। और कहीं भी अगर ये डॉक्टर के पास किसी भी वजह से कॉन्टैक्ट में आते हैं और अगर पहले नहीं ले रहे हैं तो आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, और वो लेना चाहिए रेगुलरली, जैसे भी एडवाइस किया जाता है उनको। जी जी। क्योंकि सबसे वल्नरेबल उम्र 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे, और 15 साल से लेकर के 45 साल की उम्र तक की महिलाएं, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं आयरन की कमी से, खून की कमी हो जाने की। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो डॉक्टर राजेश, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, जब कोई भी बीमारी पता चलती है तो हम बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी थम सी गई है, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इसको लेकर के भी थोड़ा हमारे दर्शकों को जागरूक करें, या फिर उन्हें कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगी कि ये इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ? जी मैम। देखिए, बात ये आ रही है कि जागरूकता की बात है। तो अभी मैं 2 दिन पहले का एक एग्जांपल दूंगी। 2 दिन पहले भी ही एक बड़ा सा आर्टिकल आया था थैलेसीमिया को ही लेके, कि एक परिवार है, माँ बाप दोनों कैरियर थे, बच्चे उनके दोनों मेजर हैं जी। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, दोनों बहुत एजुकेटेड थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, और उन्होंने फिर बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। तो जागरूकता की बात अगर आ रही है तो हमारे यहाँ पे हर साल थैलेसीमिया जब डे मनाते हैं तो एक पूरा वीक की तरह चलता है, और जगह जगह हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और ऑप्शन, अगर थैलेसीमिया मेजर का अगर डायग्नोसिस हो जाता है, जब
प्रेग्नेंट है फीमेल, और अगर वो कहते हैं कि भाई मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा लाइफ लॉन्ग कैसे झेलेगा, और अगर वो क्योंकि ये जो है लॉ जो है वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर वो कहते हैं कि नहीं ये तो आनुवंशिक बीमारी है और ये खतरनाक बीमारी है, तो फिर हमें उनके साथ बैठ के अदर ऑप्शन भी डिस्कस करने होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि अगर उन्हें नहीं रखना है बच्चा कंटिन्यू करना नहीं है तो एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड उचित से मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा करें, यहाँ वहाँ सुनी हुई बातों पर ना जाएं और उसी मार्गदर्शन के हिसाब से ही क्या करना है आगे, कैसे प्रेगनेंसी मैनेज करनी है, इसके बारे में आप निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सर स्टूडियो में आए, मैम आप भी स्टूडियो में आई और आज के विषय के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने आज का हमारा कार्यक्रम देखा है, इस रोग के प्रति वो ज़रूर जागरूक रहेंगे और जागरूकता को बढ़ाएंगे भी, यानी दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी देंगे। साथ ही यहाँ दर्शकों को बता दें कि पिछले सप्ताह पटना से 22 वर्षीय आभा सिंह ने हमसे पूछा है कि उनकी माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहती हैं। एक और हमारे पास सवाल आया है, ये फिरोजपुर से आया है, जहाँ से जाहिरा जी ने पूछा है कि समस्या ये है कि उन्हें हर शाम अचानक सीने में दर्द होना महसूस हो जाता है, मतलब दर्द महसूस होता है उनको सीने में, और इसके बारे में क्या किया जाए। तो दर्शकों को बता दें कि हम बहुत जल्द आपकी समस्याओं को विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, यानी कार्यक्रम के बाद भी आप अपने सवाल हमें भेजते रहें swasthkisanlive@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और हाँ, दूरदर्शन के साथ देखना ना भूलें। नमस्कार।